नमस्कार। आज हम सी शार्प प्रोग्रामिंग भाषा की दुनिया में एक गोता लगा रहे हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक बढ़िया स्रोत है, सी शार्प प्रोग्रामिंग का संपूर्ण परिचय। तो हमारा इरादा है सी शार्प की जो मुख्य बातें हैं उनको समझना, इसकी नींव क्या है, इसकी ताकत क्या है और ये इतनी पॉपुलर क्यों है ना? बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 2000 के दशक की शुरुआत में बनाया था, एंडर्स हेज़ल्सबर्ग और उनकी टीम ने। हाँ C++ और जावा जैसी भाषाओं से मतलब प्रेरणा लेकर। हाँ, और इसका कॉन्टेक्स्ट भी जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट वो एक ऐसी भाषा चाहता था जो थोड़ी सिंपल हो पर पावरफुल भी हो और मॉडर्न ऐप्स बनाने के काम आए। अच्छा। शुरू में तो ये विंडोज पर ही ज्यादा चलती थी, पर अब तो .NET कोर, जिसे आप सिर्फ .NET कहते हैं, उसके साथ ये पूरी तरह क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज, लिनक्स, मैकओएस सब पर चलती है। ओके। और इसका इस्तेमाल भी काफी फैला हुआ है। वेब सर्विसेज, गेम्स में यूनिटी के साथ तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, यूनिटी का तो सुना है मैंने। और मोबाइल ऐप्स में भी Xamarin या अब .NET MOI के जरिए, और क्लाउड पर अजूर में तो है ही। अच्छा, तो काफी वर्सेटाइल है, कोई अगर शुरू करना चाहे तो। कैसे करें? देखिए, बेसिक चीजें चाहिए। एक तो .NET SDK, वो मुफ्त है, और एक कोड एडिटर जैसे विजुअल स्टूडियो कोड या फिर विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी एडिशन, वो भी मुफ्त है। ठीक है। एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें दिखेंगी, नेम स्पेस, क्लास और एक मेन मेथड। हाँ, और स्क्रीन पे कुछ लिखने के लिए console.writeline। बिल्कुल। और ये शब्द समझने जरूरी है शुरू में। जैसे नेम स्पेस है, वो आपके कोड को ऑर्गेनाइज रखता है। फोल्डर की तरह। हाँ बिल्कुल, फाइलों के फोल्डर की तरह। यूजिंग सिस्टम का मतलब है कि आप सिस्टम लाइब्रेरी की चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कंसोल उसी में आता है। ओके। और स्टैटिक वॉइड मेन, ये है प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट, मतलब प्रोग्राम यहीं से चलना शुरू होता है। स्टैटिक और वॉइड का क्या मतलब है यहाँ? स्टैटिक मतलब इसको चलाने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम शुरू होते ही ये चल सकता है। और वॉइड मतलब ये मेथड कोई रिजल्ट वापस नहीं करता, बस अपना काम करता है। समझी। अच्छा, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे वेरिएबल्स। हाँ, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, जैसे इंट होता है नंबर्स के लिए, स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए, बूल हाँ या ना के लिए। सी शार्प स्ट्रांगली टाइप्ड है, मतलब आपको पहले बताना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा रखेगा। इसका फायदा ये कि कंपाइलर कोड चेक करते समय ही कई गलतियां पकड़ लेता है। रन टाइम पर एरर आने के चांस कम हो जाते हैं। अच्छा, और वो वार क्या है? वार से आप कंपाइलर को टाइप पहचानने दे सकते हैं। वो कोड देखकर खुद समझ जाता है, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है। ओके। और फिर वो इफ एल्स वगैरह? हाँ, वो हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स फैसले लेने के लिए। स्विच भी होता है, और लूप्स हैं फॉर ईच, कोड को बार बार चलाने के लिए। ठीक है। नल यानी कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये कहाँ काम आता है? ये बहुत काम आता है जब आप डेटाबेस से डील कर रहे हो। वहां कई बार वैल्यूज मिसिंग या नल होती है ना, हाँ। तो उनको हैंडल करने के लिए ये बढ़िया है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और ये लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं, इफ एल्स फॉर, ये किसी भी आपके लॉजिक की मतलब रीड की हड्डी हैं। प्रोग्राम का फ्लो यही कंट्रोल करते हैं। सही। अच्छा, अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले पार्ट पर। सी शार्प एक ओपी भाषा है ना? हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट मेन है। क्लास मतलब? एक तरह का नक्शा या ब्लूप्रिंट, जैसे क्लास पर्सन। एकदम सही। क्लास एक टेम्पलेट है और ऑब्जेक्ट उस टेम्पलेट से बनी हुई असली चीज है। जैसे न्यू पर्सन करके आपने एक पर्सन ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके। और क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर होती हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स। प्रॉपर्टीज मतलब डेटा, जैसे पर्सन का नेम या एज, और मेथड्स मतलब काम या बिहेवियर, जैसे पर्सन का स्पीक मेथड। तो ओओपी का जो मेन आइडिया है वो यही है कि डेटा, प्रॉपर्टीज और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शन, मेथड्स को एक साथ एक यूनिट यानी ऑब्जेक्ट में बांध देना। इससे कोड मैनेज करना आसान हो जाता होगा? हाँ, कोड ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, समझना आसान होता है और कोड को दोबारा इस्तेमाल करना भी आसान होता है। अच्छा, इसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसी चीजें भी होती हैं, सुना तो है। हाँ, ये ऊप्स के पिलर्स हैं। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है, मतलब उसे मिल जाती हैं। जैसे एक एम्प्लॉय क्लास पर्सन क्लास से इनहेरिट कर सकती है, तो एम्प्लॉय में पर्सन वाले सारे गुण तो होंगे ही, कुछ अपने अलग भी हो सकते हैं। ओके। और पॉलीमॉर्फिज्म, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक नाम
कई रूप। सोचिए आपके पास अलग अलग शेप्स हैं, सर्कल, स्क्वायर। आप सबसे कहें कि अपना एरिया बताओ, तो हर शेप अपने तरीके से एरिया कैलकुलेट करके बताएगा, है ना? मेथड का नाम एरिया एक ही है, पर उसका काम करने का तरीका अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। यही पॉलीमॉर्फिज्म है। इंटरफेस जैसे आई शेप ये पक्का करते हैं कि हर शेप में एरिया मेथड हो जरूर। अच्छा, अब कुछ समझ आया। C# में कुछ मॉडर्न फीचर्स भी हैं जो इसे और पावरफुल बनाते हैं, जैसे लिंक। हाँ, लिंक, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ये वाकई जबरदस्त चीज है। क्या करता है ये? ये आपको C# कोड के अंदर ही डेटा के साथ काम करने का एक बहुत सुरुचिपूर्ण तरीका देता है, चाहे डेटा लिस्ट में हो, डेटाबेस में हो या XML फाइल में। मतलब SQL जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही, पर सीधे C# में इंटीग्रेटेड। आप क्वेरीज लिख सकते हैं, डेटा फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, सब कुछ C# कोड में ही। इससे कोड बहुत पढ़ने लायक और मेंटेन करने लायक हो जाता है। वाह, ये तो काफी काम का लगता है। बहुत काम का है, खासकर जब अलग-अलग तरह के डेटा सोर्स से डील करना हो। और एक और चीज जो आजकल बहुत सुनने में आती है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक और अवेट कीवर्ड्स के साथ। हाँ, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये मॉडर्न ऐप्स के लिए, खासकर UI वाले ऐप्स या वेब ऐप्स के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्या जरूरत है इसकी? सोचिए आपका ऐप नेटवर्क से कोई बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहा है। अगर ये काम सिंक्रोनस तरीके से होगा, मतलब एक के बाद एक, तो जब तक डाउनलोड पूरा नहीं होता, आपका ऐप फ्रीज हो जाएगा, यूजर कुछ क्लिक नहीं कर पाएगा। फाइल ऑपरेशंस बैकग्राउंड में चलाने की सुविधा देते हैं। अच्छा। हाँ, जब प्रोग्राम किसी ऐसे काम का इंतजार कर रहा होता है, तो वो रुकता नहीं है, वो थ्रेड फ्री हो जाता है दूसरे काम करने के लिए, जैसे यूजर के क्लिक्स को रिस्पॉन्ड करना, तो ऐप रिस्पॉन्सिव बना रहता है। मतलब ऐप तेज नहीं होता पर रिस्पॉन्सिव रहता है। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस उतनी ही रहती है, पर यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है क्योंकि ऐप हैंग नहीं होता। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें, C# एक बहुत ही वर्सेटाइल और पावरफुल भाषा है। वेब से लेके गेम्स, मोबाइल, क्लाउड, हर जगह इसका इस्तेमाल है। बिल्कुल। और ये लगातार इवॉल्व हो रही है। अभी C# 12 भी आ गया है। इसमें नए लोगों के लिए सीखने में आसानी भी है और अनुभवी लोगों के लिए काफी गहराई भी। एकदम सही कहा। और इसमें एक्सपर्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। जितना ज्यादा कोड लिखेंगे उतना सीखेंगे। हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है। और हाँ, .NET का जो पूरा इकोसिस्टम है, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, टूल्स, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत सपोर्ट मिलता है। सही है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जिस तेजी से C# और .NET आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये कौन से बड़े इनोवेशन ला सकते हैं या अपना सकते हैं? ये सोचने वाली बातें रहे। शायद AI इंटीग्रेशन और बेहतर हो, या क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और आसान हो जाए। काफी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।